प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड शॉप प्रैक्टिस, जिसकी कोड संख्या है EL 201 के अंतर्गत चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 6 है ट्रांसफॉर्मर्स, और इसके अंदर आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट या इंट्रोडक्शन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्यकारी सिद्धांत, वोल्टेज करंट टर्न्स रिलेशनशिप यानी वोल्टेज धारा और फेरों के बीच संबंध। चलिए, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ट्रांसफॉर्मर जैसे नाम से पता चला है, ट्रांसफर करने वाली युक्ति। क्या ट्रांसफर करती है? असल में यह एक सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे सर्किट की के अंदर ऊर्जा को स्थानांतरित करती है बिना डायरेक्ट कनेक्शन के। यानी परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह एक स्थितिक युक्ति है, यानी एक स्थिर युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सर्किट से यानी एक परिपथ से दूसरे सर्किट यानी दूसरे परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, और साथ ही बिना डायरेक्ट कनेक्शन के। इन दोनों सर्किट्स का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, साथ ही इसमें ऊर्जा का क्षरण भी नगण्य होता है। तो इस प्रकार की युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर कहलाती है। ट्रांसफर असल में केवल विद्युत वोल्टेज को अप या डाउन करने के काम आता है और एक से सर्किट से दूसरे सर्किट में पहुंचाने का काम करता है। कोई ऊर्जा ये जनरेट नहीं करता। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अलग स्रोत होते हैं जो विद्युत का उत्पादन करते हैं। ये केवल एक ट्रांसफर करने वाली युक्ति है, यानी विद्युत ऊर्जा को एक हाई वोल्टेज लेवल से लो वोल्टेज लेवल पे या लो वोल्टेज लेवल से हाई वोल्टेज लेवल पे स्थानांतरित करने का काम करती है। यानी वोल्टेज लेवल जो बाहर होता है, आपने देखा बड़ी बड़ी लाइनें चलती हैं, वो 11 kV की होती है, यानी 11,000 वोल्टेज की लाइन होती है। जबकि हम घर में जो यूज़ करते हैं वोल्टेज, वो 230 वोल्टेज ही से सारे उपकरण चलते हैं, जिसमें पंखे, टीवी इत्यादि हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मर और भी छोटे रूप में लगा होता है। तो विद्युत ऊर्जा एक बाहरी उत्पादन की प्रक्रिया है जो कहीं दूरस्थ स्थान पर ऊर्जा का यानी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ट्रांसफर केवल ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, विद्युत ऊर्जा का एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरण का काम करता है। ट्रांसफर में 2 या 2 से अधिक कुंडलियां या कोयल्स लगी होती है, और ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। यानी इसमें इंडक्टेंस इंड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरक भी कहते हैं। प्रेरक उत्पन्न होता है, यानी ऊर्जा एक प्रेरक रूप में एक कोर के द्वारा ट्रांसफर होती है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। चित्र में जैसा कि दर्शा रखा है, इसका कार्य प्रणाली मैंने बताया कि ये ट्रांसफर असल में दो कोयल्स का यानी 2 कुंडलियों का समूह है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, कार्य करने का सिद्धांत है, इसमें मैंने बताया 2 कोयल कम से कम होती हैं। तो इसमें चित्र में दिखा रखा है, ये पहली प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी कोयल है। कोयल का ये प्राइमरी पॉइंट्स हैं
वोल्टेज इनपुट देने के लिए, यानी इसमें भेजने के लिए वोल्टेज, और आउटपुट लेने के लिए। अब वोल्टेज जो जाती है वो साइन वेव होती है, जैसे साइन वेव का चिन्ह दे रखा है ऐसे, इस तरह ऐसे ऐसे ही आउटपुट पे बाहर आएगी। पर वोल्टेज का जो मान है वो आउटपुट पे कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आउटपुट पर टर्न्स ज़्यादा हैं, फेरों की संख्या ज़्यादा है कोयल में, तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। अगर फेरों की संख्या यानी टर्न्स की संख्या कम होगी तो वोल्टेज का मान भी कम होगा। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, ये चौकोर रूप में जो दे रखा है ये असल में कोर है, और इस कोर के अंदर ये जो डैश डैश दिखा रखा है हल्का हल्का, ये फ्लक्स है। फ्लक्स 5 का चिन्ह ये इस तरह दिखा रखा है, ये वाला, ये 5 को इंडिकेट कर रहा, 5 है यानी फ्लक्स। तो फ्लक्स इसके अंदर चलता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स बोलते हैं, प्रत्यावर्ती बदलता हुआ फ्लक्स, परिवर्तनशील फ्लक्स इसमें बहता है। स्थिर फ्लक्स नहीं बहता। स्थिर फ्लक्स से ट्रांसफर जल सकता है और जलने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि ये प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग करंट की तरह या साइन वेव के रूप में फ्लक्स बहता है इसमें, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है डैश डैश लाइन, ये फ्लक्स को इंडिकेट करती है। और जब प्राइमरी कोयल में अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है, जब वोल्टेज अल्टरनेटिंग दे रहे हो यानी बदलती हुई साइन वेव में इस तरह घूमती हुई वेव फॉर्म, कम ज़्यादा होती हुई, तो कोर में, सेकेंडरी कोर में जो फ्लक्स फर्स्ट जो प्राइमरी में फ्लक्स उत्पन्न होता है वो सेकेंडरी कोयल से लिंक करता है यानी जुड़ता है इस कोर के द्वारा, और ये सारा म्यूचुअल इंडक्टेंस एनोनोपरेंट सिद्धांत के आधार पर होता है, और इसी सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। फ्लक्स लिंकेज से दोनों कोयल्स में विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो E1 और E2 के रूप में उत्पन्न होगा। यानी पहली में E1 है, यहाँ दिखा रखा है ये, और दूसरी में E2 के रूप में उत्पन्न होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। दोनों कोयल्स में E1 E2 के रूप में उत्पन्न होगा। अब ये E1 जो E2 है वो टर्मिनल पर जो वोल्टेज है उनके बराबर और विपरीत होते हैं, जैसा कि मैंने बताया E1 बराबर -V1, E2 बराबर -V2, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल पर दी गई वोल्टेज V1 आपस में बराबर और विपरीत होते हैं। विपरीत इसलिए होते हैं कि ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। जो E1 उत्पन्न हो रहा है वो V1 का विरोध करता है लेंज के नियम से। लेंज एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये माइनस चिन्ह उन्हीं के द्वारा दिया गया बीच में, यानी विरोध का रूप में। फ्लक्स जो सर्किट 1 यानी कुंडली 1 से कुंडली 2 यानी सर्किट 2 को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है, और इसको हम फैराडेज लॉ के अनुसार ये जो E उत्पन्न होता है वो यानी विद्युत वाहक बल यानी EMF, वो इस सूत्र द्वारा दे सकते हैं जो फैराडेज लॉ का पहला नियम है, EMF बराबर -N/d∅dt। यहाँ N क्या है? टर्न्स, प्राइमरी में जितने फेरे हैं, जितने टर्न्स लगे हैं, जितने कुंडली जितनी बार घूमी है इसके अंदर, N वो है, और फाई है फ्लक्स जो इस कुंडली में वोल्टेज के कारण या धारा बहती है तो उससे फाई उत्पन्न होता है यानी फ्लक्स उत्पन्न होता है, और फ्लक्स चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ईएमएफ इक्वेशन इसकी ये जो ऊपर दिए समीकरण 1 में इसी का आगे और विस्तार रूप में देखते हैं। ईएमएफ इक्वेशन, यदि N1 प्राइमरी कोयल के टर्न्स हैं और N2 सेकेंडरी कोयल के टर्न्स हैं, और फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स है जो उत्पन्न होता है, और आई एम चुंबकीय धारा है अधिकतम जिसका मान होता है को दर्शाता है, और ये ज्यावक्रीय रूप में यानी साइन वेव के रूप में इस तरह आई एम इस तरह और फाई भी ऐसे ही लगातार बहता है कुंडली में, और उसके कारण जो फाई का मान आता है, फ्लक्स का मान, फाई बराबर फाई एम साइन 2πft।
इसलिए विद्युत वाहक बल जो है उसमें फाई का मान रखा, जो समीकरण पहले था समीकरण 1, वहाँ जाएगा E बराबर माइनस एन पर डी फाई बाई डी टी। यहाँ फाई का मान ये दे रखा, ये मान इसमें रखा जाएगा। एन कोयल्स की संख्या, कोयल्स में टर्न्स की संख्या है, और E बराबर एन माइनस एन डी बटा डी टी फाई एम साइन ओमेगा टी, ये रखा जाएगा फाई की जगह। ये ऊपर वाला ये पूरा यहाँ रखा जाएगा फाई की जगह। तो फाई का जो मान है, ये फाई जो है उसको सोल्व करेंगे इसको, तो इसका डेरिवेटिव निकालने पर एन तो बाहर रह गया और 2 पाई एफ फाई एम आ गया, और साइन का मान उल्टा हो जाएगा जब कोस 2 पाई एफ टी के रूप में आएगा, उलट जाएगा, तो कोस 2 पाई एफ टी के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह सोल्व हो गया ये डेरिवेशन या अवकलन इसका डी फाई बाई डी टी का। ई बराबर जो है वो है इन्हीं मान को हम सेट करते हैं 2 पाई एफ एन फाई एम, और आगे है जो कोस 2 पाई एफ टी है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन 2 पाई एफ टी माइनस पाई बाई 2, ये इसके बराबर ही है ये जो मान है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इसमें दिया है घटा के साइन के मान में, तो ये वोल्टेज के रूप में विद्युत वाहक बल E प्राप्त होता है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं E बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, यानी ये जो समीकरण है उसको हम इस तरह लिख दिया, और इसमें ई एम का मान है वो इतना सही है, ई एम का मान 2 पाई एफ एन फाई एम, जो प्रेरित विद्युत बल का अधिकतम मान है। ई एम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, और जिसका वैल्यू है 2 पाई एफ, एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी है, एन फेरों की संख्या है कोयल्स में, फाई एम जो मैक्सिमम फ्लक्स बहता है कोर में वो उसको दर्शाता है, और पाई का मान होता है हमेशा 22/7 यानी 22/7 होता है, यानी 3/14 होता है पाई का मान। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू निकालें तो E बराबर EM बटे √2, और √2 है, इसको नीचे रखते हुए ऊपर EM का मान रख दिया एज इट इज 2 पाई एफ एन फाई एम बटे √2 बराबर, इसको सोल्व किया तो 4.14 फाई एन एफ एन फाई एम वोल्ट के रूप में प्राप्त होता है, यानी 4.44 एफ एन फाई एम के रूप में प्राप्त होता है। मैंने बताया था एफ फ्रीक्वेंसी है जो 50 से होती है, एन फेरों की संख्या कुंडली में, और फाई एम है अधिकतम फ्लक्स जो कोयल में बहती है, या उस कोयल में बहती है, साथ ही इसमें कोर के अंदर बहती है। प्राइमरी व सेकेंडरी कोयल में जो विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है यानी उत्पन्न होता है, उसका मान हम दोनों केस में, प्राइमरी केस में भी और सेकेंडरी केस में भी इस तरह दिखा सकते हैं। इसी को हम ऐसे दर्शाए, यानी यहाँ पर N1 N की जगह रखी है N1 और N2, ये N1 और N2, तो ये समीकरण बन गई विद्युत वाहक बल के लिए प्राइमरी सेकेंडरी कोयल में। और इनको अगर आपस में एक दूसरे को भाग दें तो इस तरह प्राप्त होगा हमें E1 बटा E2 बराबर N1 बटा N2। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कैलकुलेट करते हैं दोनों कोयल्स में, प्राइमरी कोयल जिसके फेरे हैं N1, सेकेंडरी कोयल जिसमें फेरों की संख्या N2, जबकि फ्लक्स दोनों में कॉमन रहती है फाई एम, और फ्रिक्वेंसी भी सेम बनी रहती है, यानी 50 हर्ट्ज प्राइमरी पे तो सेकेंडरी पे भी 50 हर्ट्ज ही होगी। यदि सेकेंडरी कोयल ओपन सर्किट कर दी जाए तो इसमें जो ईएमएफ बनता है E2 V2, E2 वो V2 के बराबर होगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज के समान होगा। और प्राइमरी में जो ईएमएफ E1 होगा, यानी E1 का मान है जो विद्युत वाहक बल है E1, उसका मान V1 से 5% से भी कम होता है, यानी E1 बराबर
लगभग बराबर माइनस V1 है, यानी E1 V1 विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस का चिन्ह है बीच में, यानी E1 लगभग बराबर है V1 के। तो जो पहला जो समीकरण था उसमें इन मानों को रखा, यानी E1 बटा E2 बराबर V1 बटा V2 बराबर N1 बटा N2, यानी जो E1 E2 और N1 N2 तो था ही पहले, V1 V2 और आ गया साथ में, यानी E1 और V1 बराबर मानना है इसमें, और E2 V2 भी बराबर मानना है। इस हिसाब से ये समीकरण समीकरण नंबर 3 आ गई। और इसमें जो करंट का और वोल्टेज का रिलेशन है वो आगे हम निकालते हैं। साथ ही इसमें ये जो चित्र दे रखे हैं, ये वाला चित्र, इसमें ये चौकोर फॉर्म में है, ये कोर है, कोर यानी जिसमें फ्लक्स बहती है, यानी विद्युत वाहक बल रेखाएं चलती है इसमें, जो डैश डैश रूप में दे रखी। और ये प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी कोयल है इसमें, जिसमें प्राइमरी कोयल में वोल्टेज V1 है और EMF जो इंड्यूस होता है वो E1 है, और टर्न्स की संख्या है वो N1 है। ऐसे ही सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज V2 है, EMF विद्युत वाहक बल E2 है, और टर्न्स की संख्या N2 है। यहाँ पर IM का जो मान है वो वेव फॉर्म के रूप में दिखाया गया। ये वेव फॉर्म IM की, ये साइन वेव है एक तरह से। IM इस लाइन पे दिखा रखा है, एक्सिस पे, y एक्सिस पे, और ये x एक्सिस पे t का मान समय और करंट का जो वेव फॉर्म है वो इस तरह दिखाई, साइन वेव चलती हुई। तो सेम फ्लक्स के लिए भी है, साइन वेव भी है। और जो EMF सेकेंडरी वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो भी ऐसे ही प्राप्त होगा, यानी साइन वेव के रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्म हमेशा AC वोल्टेज पे काम करता है, और यानी साइन वेव के ऊपर काम करता है। ये साइन वेव जो दिखा रखी इस पे, और DC के ऊपर ये कभी काम नहीं करता ट्रांसफॉर्मर, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल था ट्रांसफर का। अब बात करते हैं वोल्टेज करंट टर्न्स रिलेशनशिप की, यानी वोल्टेज धारा और फेरों के जो संबंध है उस पर। ट्रांसफर में अगर आइडियल कंडीशन मान लें, यानी आइडियल कंडीशन में काम करता है, आदर्श अवस्था में ट्रांसफर काम करे, तो उसमें जो लॉसेस होते हैं वो, यानी जो ह्रास होता है, क्षरण होता है ऊर्जा का, वो हम जीरो मान लेते हैं, यानी इसमें कोई क्षरण नहीं होता। इसलिए ऐसे ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर और इनपुट पावर हमेशा बराबर बनी रहती है। आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर होगी, इसलिए ये सूत्र बनेगा इसमें। इनपुट पे V1 है वोल्टेज, I1 है करंट, दोनों का गुण आ गया, ये आ गई इनपुट पावर। और V2 आउटपुट की वोल्टेज है, I2 आउटपुट का करंट है, इन दोनों का गुणनफल है, वो हो गई आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। तो इसी आधार पे हम इसको निकालते हैं। ये सूत्र आगे V1 बटा V2 को नीचे ले आए V1 के, और I1 को I2 के नीचे ले गए, तो ये समीकरण बन गई इस तरह। तो समीकरण 3 और 4 को मिला देते हैं तो ये सूत्र इस तरह प्राप्त होता है, V1 V2 I2 I1 और N1 N2, जो कि टर्न्स रेशो को बताता है। तो ये संबंध इसमें इस तरह स्थापित होता है वोल्टेज करंट टर्न्स के अंदर। तो आज हमने जाना ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफर इंडक्टेंस कोयल्स का समूह है, 2 कोयल्स का समूह है, 2 से ज़्यादा कोयल्स भी हो सकती है उसमें। असल में ये इंडक्टिव डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर, जो विद्युत ऊर्जा का एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतर का काम करती है। और इसमें जो ट्रांस रिलेशनशिप आती है वो मैंने बता ही दिया, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्न्स के, जबकि करंट के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। करंट के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। टर्न्स और करंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी व्यतिक्रमानुपाती का रिलेशन होता है, और वोल्टेज और टर्न्स समानुपाती का रिलेशन होता है, जैसा कि इस रिलेशनशिप में दर्शा रखा है।
तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।